देखती थी कि जो वो बड़े शहर के बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट थी। मैं देखती थी कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज आ रही हैं और वो उन्हीं बच्चों को सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कर रही हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मुझे याद है कि मैंने इंग्लिश की बहुत सारी बेसिक्स ग्रामर की बुक ली थी और मैंने चैप्टर वाइज उनके रिवीजन स्टार्ट किए। अब सवाल ये आता है कि मैं यहाँ तक पहुंची कैसे? मैं यहाँ तक पहुंची, इसकी फाउंडेशन क्या थी? इसकी फाउंडेशन थी इंग्लिश। ये मत सोचो कि मुझसे हो नहीं पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कर ही कौन पाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मान्या गोयल। आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन चंदौसी, उत्तर प्रदेश। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसने इस छोटे शहर चंदौसी का नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये छोटा सा शहर चंदौसी संभल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में आता है। If I talk about my professional life, I am a financial consultant who has previously worked with two largest big fours, and now I am working with world's largest investment management company in Gurgaon, Haryana. Also, apart from my professional life, I am a LinkedIn influencer where I guide students on how to improve their English speaking skills, how to conduct their personality, how they can crack their dream companies interviews, and so on. ये सब सुनने में बहुत ही फैंसी, बहुत ही ईज़ी लगता होगा ना कि अरे ये इसमें कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि अगर आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी हूँ, तो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत स्ट्रगल्स के बाद और लोगों के ताने सुनने के बाद और उन सभी को हराने के बाद आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप सभी के सामने अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि सभी बच्चों की बचपन में ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, बड़े होकर वो बनेंगे, ऐसी मेरी भी ख्वाहिश थी। बचपन में जब क्लास में टीचर आती थी और पूछा करती थी कि अच्छा बताओ, व्हाट डू यू ऑल वांट टू बिकम, तो मैं क्लास की वो एक्टिव स्टूडेंट थी जो बोलती थी, हाय मैम, दिस इज मान्या, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। और ये बात मेरे सारे पियर्स, मेरे नेबरहुड, मेरे सारे रिलेटिव्स को पता थी कि मैं कितनी ज़्यादा शिद्दत से डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिसको देखते ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेजा। मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की होप नहीं तोड़ी। लेकिन कोटा जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने वहाँ साढ़े 6-7 महीने गुज़ारे और देखते ही देखते मेरी तबीयत वहाँ बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से मुझे अपने होम टाउन चंदौसी वापस आना पड़ा। और डॉक्टर ने ये कहा मेरे पेरेंट्स से कि डॉक्टर साहब, आप अपनी लड़की को कोई एक ऐसी स्ट्रीम दिलवाइए जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इसकी हेल्थ काफी सही रहे, जिसकी वजह से मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी। ऐसे ही चलता रहा। मेरे 12th के एग्जाम्स हुए, मैंने अपने 12th के एग्जाम्स में बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे एग्जाम्स भी हुए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन मेरे 90 से अबव तो क्या, 80% नंबर रह गए, जिसको देखकर मैं बहुत निराश हो गई। ये सब चल ही रहा था। फिर मैंने इंटरनेट पर और भी ऑप्शंस देखे और मुझे पता चला कि देहरादून में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जहाँ पर बहुत अच्छा करियर स्कोप है। मैंने अपने पेरेंट्स से ये बात भी शेयर की। उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कॉलेज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक छोटे शहर चंदौसी से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, जहाँ घर के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस घर वाले सब बैठ के कंबाइनली लिया करते हैं। ये बात जब मेरे पापा ने मेरे घर वालों को बताई कि मुझे अपनी लड़की को बाहर देहरादून भेजना है पढ़ने के लिए, तो सारे ही रिलेटिव्स, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली इस चीज के सपोर्ट में नहीं थे। उन्होंने बोला, अरे क्यों इसे बाहर भेजना है, ऐसा क्या है जो ये यहाँ नहीं कर सकती, इसको यहीं किसी बगल के सिटी में भेज देंगे, वहां पर भी अच्छे कॉलेजेस हैं। एक दो रिलेटिव्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने बोला, हाँ देख लेंगे तुम्हारी लड़की को, आई तो कोटा से भागकर, अब यहाँ पे क्या उखाड़ लेगी, इसको यहीं पढ़ाओ। ऐसा बहुत कुछ हुआ। वैसे तो मेरे पापा बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारे स्वभाव के थे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। उस दिन मेरे पापा सबसे लड़े। मेरे पापा खड़े हुए और उन्होंने बोला, आज मैं भी यहीं खड़ा हूं और देखता हूं मेरी लड़की को कौन बाहर देहरादून पढ़ने से रोकता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी देहरादून जाने के लिए और अब मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मुझे अपने पापा को शर्मिंदा नहीं करना है और मुझे और आगे बढ़ना है। मैं देहरादून गई और जो मैंने वहां देखा वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था।
मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़े-बड़े जगह के बच्चे आए हुए हैं, कोई बैंगलोर से, कोई मुंबई से, कोई पुणे से, कोई हैदराबाद से। और सिंस मैं देहरादून एक मैनेजमेंट डिग्री करने गई थी, एक बिज़नेस स्कूल में, जहाँ सेमेस्टर वाइज़ पढ़ाई हुआ करती थी। उनमें प्रेज़ेंटेशंस हुआ करती थी और हमें अपने आप को प्रेज़ेंट करना पड़ता था। हमारी प्रेज़ेंटेशंस हुई और मैं देखती थी कि जो वो बड़े शहर के बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट थी। उनकी वे ऑफ कंडक्टिंग देयर पर्सनैलिटी, उनके हैंड जेस्चर्स मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगी कि अब कैसे इन बच्चों को कम्पीट करूँगी और कैसे आगे निकलूँगी। मैं देखती थी कि प्रेज़ेंटेशन में कैसे वो इंग्लिश बोल रहे हैं, कब वो पॉज़ ले रहे हैं, क्या उनके हैंड जेस्चर्स हैं। और मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिस पे मैं ये सब कुछ मेंटेन करती थी। हमारे हॉस्टल में काम वाली आंटी आया करती थीं और वहाँ पर हॉस्टल में अंडरग्राउंड स्टेयर्स थीं। तो वो आंटी आती थी और उन्होंने गत्ते बिछा रखे थे और वहाँ पर वो लंच किया करती थी। मुझे वो जगह पता लग गई थी और मैं वहीं पे पूरी-पूरी रात बैठ के कैसे मैं अपनी इंग्लिश सुधारूँ, कैसे मैं अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं और आगे बढ़ूँ, ये सब की प्रिपरेशन करती रहती थी। मुझे वो दिन भी याद हैं जब मैं अनगिनत, अनलिमिटेड यूट्यूब वीडियोज़ ऑन इंग्लिश स्पीकिंग देखा करती थी। ऐसे ही करते-करते मेरे कॉलेज के 2 साल बीत गए और अब वो टाइम था कॉलेज का जब प्लेसमेंट टाइम था और किसी भी मैनेजमेंट डिग्री में 3rd ईयर बहुत क्रूशियल होता है। 3rd ईयर वो ईयर होता है जहाँ सारे बच्चे एक-दूसरे से कम्पीट करते हैं क्योंकि उन सबको जॉब चाहिए होती है और वो साल आया हमारी भी लाइफ में। मैं देखती थी कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं और वो उन्हीं बच्चों को सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कर रही हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत पॉलिश्ड है, जिनको अपने आप को प्रेज़ेंट करना बहुत अच्छे से आता है। ये सब चीज़ें मैं नोटिस कर ही रही थी और अपने आप को भी वैसे प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते मेरे रिजेक्शंस होने लगे। फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हुई, सेकंड कंपनी में रिजेक्ट हुई, थर्ड कंपनी में रिजेक्ट हुई, लेकिन एक दिन मेरा भी आया जब मैं सिलेक्ट हुई एक कंपनी में। लेकिन वो साल 2020 का था। उस कंपनी ने उस साल में हमारी यूनिवर्सिटी में किसी भी बच्चे को ऑफर लेटर नहीं दिया और यहाँ पर भी मेरी कोशिश नाकामयाब हो गई। ये सब सुन के, ये सब देख के मैं इतनी डिप्रेस हो गई और मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे कंसोल किया, मुझे समझाया कि इट्स फाइन, होता है ऐसा, तुम अपनी मेहनत मत छोड़ो, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना मत छोड़ना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लूज़ मत करना। ऐसे ही हुआ और उस रात, जिस रात मुझे पता लगा कि मेरा ऑफर लेटर नहीं आया है, मैंने रात ही रात में बैठकर 80, 80, 80 प्लस कंपनीज़ में अप्लाई किया। मैं पूरी रात बैठ के बस जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ रही थी और अपना लेटर, अपना रिज्यूमे को ऑल्टर, चेंज कर के उन लिंक्स पे डाल रही थी। और सुबह मुझे एक कंपनी का कॉल भी आया। लेकिन वो कंपनी एक सेल्स की कंपनी थी। ये वो जगह नहीं थी जहाँ मैं वाक़ई में जाना चाहती थी। मैंने अपनी मम्मी-पापा को बताया कि मुझे एक सेल्स की कंपनी की जॉब का ऑफ़र आया है और उन्होंने मुझे बताया कि ये कोविड का साल है, जहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तुम्हें जॉब मिली है, तो जस्ट बी थैंकफुल और इस जॉब में जाने से तुम्हारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि सेल्स में हमें ज़्यादातर अपने क्लाइंट से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है और उनके सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करना पड़ता है। तो मैंने वो अपॉर्च्युनिटी ली। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एमबीए करूँगी और मैंने एमबीए की प्रिपरेशन की। एमबीए मेरी ज़िंदगी की वो डिग्री थी जहाँ मैंने ठान लिया था कि अब बस यही डिग्री है जहाँ से मैं अपने करियर को अपलिफ्ट कर सकती हूँ। ये एमबीए की अपॉर्च्युनिटी बस एक वही अपॉर्च्युनिटी है जो मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी। ऐसे ही करते-करते मेरे एमबीए का साल गुज़रा और एमबीए में जो मेरी प्रेज़ेंटेशंस थी, मेरा इंग्लिश बोलने का तरीका था, मेरी पर्सनैलिटी को प्रेज़ेंट करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा हो गया। मैंने उस पे बहुत काम किया था पहले, तो वो मेरे बोलने की स्किल, मेरी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट वहाँ दिखता था और जिसकी वजह से मेरे स्कोर्स भी बहुत लाजवाब आने लगे। मुझे याद है कि एमबीए में मेरे स्कोर्स जनरली 95, 98, 90 प्लस ही रहे हैं हमेशा। यस और एमबीए में हमारे कॉलेज में ये भी एक रूल था कि अगर आप फर्स्ट ईयर में 90 प्लस या फिर 95% से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं, तो सेकंड ईयर में आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे ही हुआ। फिर मेरे इंटर्नशिप के दिन थे और इंटर्नशिप में उस महीने में ज़ीरो डे कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था केपीएमजी और मैंने विश्वास मानिए मैंने उस कंपनी को एक ही गो में क्रैक कर लिया और मैं पहली इंटर्न बनी उस कंपनी की।
एमबीए का सेकंड ईयर बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि वो भी एमबीए का फाइनल ईयर होता है और वो प्लेसमेंट का साल होता है। तो हमारे पहले महीने में हमारे लिए कंपनी आई डिलॉयट, ज़ीरो डे कंपनी। और यकीन मानिए मैंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी अच्छी इंग्लिश, अपनी अच्छी डोमेन नॉलेज के साथ वो कंपनी क्रैक कर ली। और कुछ महीने बाद जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी, केपीएमजी, मुझे वहाँ से भी प्री प्लेसमेंट ऑफर आया। ऐसे ही करते-करते मेरा एमबीए बीता और मेरे एमबीए में, मेरे कॉलेज में एमबीए फाइनेंस में मुझे मेडल पहनाया गया और मुझे 100% स्कॉलरशिप भी मिली। तो जैसा कि मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता ही रही हूँ और आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे कि मेरी जर्नी में कितने स्ट्रगल्स आए। अब सवाल ये आता है कि मैं यहाँ तक पहुँची कैसे? मैं यहाँ तक पहुँची, इसकी फाउंडेशन क्या थी? इसकी फाउंडेशन थी इंग्लिश। इंग्लिश आजकल एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है और इंग्लिश के बिना किसी भी जॉब इंटरव्यू, किसी भी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना अब नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश का सोचा कि इंग्लिश के बेसिक्स क्या हैं। टॉप डाउन अप्रोच ली और मैंने सोचा कि इंग्लिश ग्रामर पहले उसके फंडे, उसके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। मुझे याद है कि मैंने इंग्लिश की बहुत सारी बेसिक्स ग्रामर की बुक ली थी और मैंने चैप्टर वाइज उनके रिवीजन स्टार्ट किए। तो मैंने उन बुक्स को लिया और देखा कि इंग्लिश ग्रामर के फंडे, उसके बेसिक्स क्या होते हैं। मुझे याद है वो दिन जब मैंने बुक्स उठाकर उसके फंडे रिवाइज करने शुरू किए थे, जैसे कि नाउन्स क्या होती हैं, प्रोनाउंस क्या होती हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, कंजक्शंस क्या होती हैं। ये सब मैंने पढ़ा, एक बार नहीं बार-बार पढ़ा। लेकिन तब भी मैं नोटिस कर रही थी कि इन सबको पढ़ने के बाद भी मैं इंग्लिश तो अभी भी नहीं बोल पा रही। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप मैंने ये उठाया कि जो पॉकेट डिक्शनरी, पॉकेट बुक्स होती हैं, मैंने उन्हें लाना शुरू किया। वो पॉकेट डिक्शनरीज, वो पॉकेट बुक्स थी पॉकेट एसेस की। उसमें एसेस थे जैसे कि माय मदर, माय फ्रेंड, माय स्कूल, माय फो, लाइक दिस। इन सबको मैं पढ़ती थी एक बार, दूसरी बार, ज़्यादा बार नहीं क्योंकि उससे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँगी। तो मैं उनको 1 बार, 2 बार पढ़ती थी और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है तो मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड। ये सब मैं पढ़ती थी, उन्हें रीड करती थी और फिर मिरर के आगे उसे बोलने की प्रैक्टिस किया करती थी। मैं कुछ वो सेंटेंसेस भी बोलती थी जो मैंने उस बुक्स में नहीं पढ़े, सो दैट मेरे दिमाग के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाए। सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद भी मैं देखती थी कि मेरी इंग्लिश अभी भी कुछ बहुत खास नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने टेंसेस, जो कि इंग्लिश का बहुत कोर, बहुत अहम हिस्सा होता है, उसको पढ़ा। उसमें मैंने पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, वो पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या किया कि जब भी मैं खाना खाती थी या सुबह उठती थी, तो मैं इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और इंग्लिश चैनल्स पे वो लोग इतनी फ्लुएंटली और इतनी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता था कि ये बोल क्या रहे हैं। मैं उसको सेंटेंस फॉर्मेशन की बुक्स पढ़ती रही, अपने मिरर के आगे प्रैक्टिस करती रही और हल्के-हल्के मुझे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स की इंग्लिश भी समझ आने लगी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं करूँगी थोड़ा-सा लेवल अप। तो जो बहुत टफ आर्टिकल्स होते थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल ऑन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, आर्टिकल ऑन अब्राहम लिंकन, ऐसे टफ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से मेरी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होने लगी और मेरे पास अब बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स था। जो ऐसा कलेक्शन जिसको मैं यूज़ करती थी अपने इंटरव्यूज़ में। अब सवाल ये आता है कि मैं यहाँ तक पहुँची कैसे? मैंने इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक किए? तो रिजेक्शंस तो मेरी लाइफ में भी बहुत हुए, बहुत स्ट्रगल्स भी आए। मेरी लाइफ में सिर्फ मुझे कंपनीज़ ने ही नहीं रिजेक्ट किया, मुझ पे तो लोगों ने भी बहुत तौबतें लगाई। लेकिन मैंने उन सब को चुप कर दिया और अपनी ज़िंदगी में वो हासिल कर लिया जो मैं करना चाहती थी और आप सब भी वो हासिल कर सकते हैं।
तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट इन पर्सनालिटी, अपनी इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जब मैं वो आर्टिकल्स पढ़ती थी, तो मेरे दिमाग में उन टफ वर्ड्स, उन टफ वोकैबुलरी के वर्ड्स कलेक्ट होने लगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं न्यूमरस जो भी मेरे घर के दरवाजे थे या फिर मैं अपने घर के दरवाज़ों पे लिखती थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी लिखिए, लेकिन मैं लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी और आप भी यही कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश को सीखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उससे लिखने की हैबिट डालिए। ये सब करते-करते मुझे इंग्लिश बोलना आ गया, मुझे इंग्लिश लिखना आ गया। अब बात आई इंग्लिश कन्वर्सेशन की कि मैंने कैसे की। तो मेरी मम्मी थी, मेरे दोस्त थे मेरे स्कूल में, तो हम लोगों ने ये रूल बनाया कि अगर हम जब भी बात करेंगे, तो अब हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। स्टार्टिंग में तो बहुत टूटी-फूटी इंग्लिश हुआ करती थी, लेकिन हल्के ही हल्के वो इम्प्रूव होने लगी। ऐसे ही होता गया, मैं बड़ी हो गई, फिर मैंने एमबीए किया और एमबीए में मेरे लिए आई कंपनीज़, जो कि बहुत बड़ी कंपनीज़ थीं और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर बड़ा एमबीए वाला बच्चा और हर मेरे जैसा नॉर्मल बच्चा चाहता है कि ऐसी बड़ी कंपनी में अपनी जगह बनाई जाए। तो मैं देखती थी कि जो ये कंपनीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा ये फ़ोकस करती हैं कि आप अपने आप को कैसे उनके सामने प्रेज़ेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग-अलग डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया। जैसे कि किसी भी कंपनी में सबसे पहले होता है एचआर राउंड। मैंने कलेक्ट किए वो क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एचआर राउंड में। जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एक क्वेश्चन बैंक बना लिया और उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने मिरर के सामने उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तैयारी की और सोचा कि अगर मुझसे ये इंटरव्यूअर पूछता है, तो मैं कैसे अपने आप को इस क्वेश्चन के थ्रू प्रेजेंट करूंगी। और इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू ऑफलाइन है, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो इंटरव्यू के कुछ एटिकेट्स होते हैं, जैसे कि आप डोर कैसे खोलते हैं, कैसे आप केबिन में एंटर कर रहे हैं, कैसे आप चेयर पे बैठते हैं, कैसे आप बोल रहे हैं। कभी भी लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, जो इंटरव्यू देते हैं और वो ऐसे करके बैठ जाते हैं या फिर ऐसे हाथ रख लेते हैं, जो कि एक इंटरव्यू में हमें नहीं करना चाहिए, वो फॉर्मल नहीं माना जाता। तो सबसे पहले मैंने एचआर राउंड की तैयारी करी, फिर मैंने फॉर्मल एटिकेट्स इन अ इंटरव्यू की तैयारी करी। उसके बाद मैंने तैयारी करी अपने कस्टम क्वेश्चंस की। कस्टम क्वेश्चंस जैसे, मैं थी एक फाइनेंस एमबीए की स्टूडेंट। अब हो सकता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई हेल्थ केयर इन फाइनेंस कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो उनके कस्टम क्वेश्चंस उनके डोमेन वाले हो जाएंगे। जैसे कि मेरे कस्टम क्वेश्चंस थे फाइनेंस के, कि जैसे एबिडा क्या होता है, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, और ऐसे तमाम क्वेश्चंस। और 11th-12th की अकाउंटिंग के बेसिक्स मैंने अपने बहुत मजबूत किए कि अगर कोई मुझसे बेसिक में भी पूछ ले, तो भी मैं आंसर कर पाऊँ, और अगर कोई मुझसे एमबीए फाइनेंस का पूछे, तो मैंने उसकी भी तैयारी करी। तो पहला स्टेप मैंने फॉलो किया एचआर राउंड, दूसरा स्टेप मैंने फॉलो किया फॉर्मल एटिकेट्स, तीसरा स्टेप मैंने फॉलो किया कस्टम क्वेश्चनर। अब आती है बात चौथे चीज की। अब इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है, तो वो ये भी देखता है कि बच्चे को कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है। उस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने जीके पढ़नी स्टार्ट करी, मैंने न्यूज़ देखनी स्टार्ट करी कि देश विदेश में चल क्या रहा है और कैसे वो देश विदेश की नॉलेज मेरे एमबीए फाइनेंस में इनकलकेट और इन्वॉल्व होती है। क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल देश में ये चल रहा है या फिर आज रुपये का ये रेट है, तो कैसे इसको एमबीए फाइनेंस में इनकलकेट किया जा सकता है। तो पहला राउंड एचआर राउंड, दूसरा राउंड फॉर्मल एटिकेट्स, तीसरा राउंड कस्टम क्वेश्चनर एंड चौथा राउंड जीके। इन सभी पर मैंने बहुत ज्यादा अपनी मजबूत पकड़ बना ली और आज देखिए, मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही हूँ। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगी, एज अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, जो चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है इंटरव्यूज में, जहां बच्चे मोस्टली लैक करते हैं, तो ये प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगी। मैंने देखा है स्टूडेंट्स इंटरव्यूज में वो प्रिटेंड करते हैं जो कि वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्ट्रेंथ अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है और मैं बोल रही हूँ अपनी स्ट्रेंथ में कि मैं डिटेल ओरिएंटेड हूँ, तो वो चीज एक क्लैश लेकर आती है जिसको इंटरव्यूअर कैच कर लेता है और वहां पर गैप आना शुरू होता है।
तो इंटरव्यू में मेक श्योर कि आप वही प्रेजेंट करें जो आप वाकई में हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन स्किल्स है तो मेक श्योर आप उसी को इन्हांस करें और उसी को वहां बताएं। और मैंने ये भी देखा है कि जनरली बच्चे जब आंसर करते हैं एचआर राउंड या कस्टम राउंड में, तो वो एग्जाम्पल्स को ऐड नहीं करते। आपको अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए अपनी जिंदगी का एक सबूत भी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूं मेरी स्ट्रेंथ है गुड कम्युनिकेशन, तो उसको मैं बताऊंगी कि कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ था जहां मैंने एक राउंड जीता था बिकॉज ऑफ माय गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैंने ये भी देखा है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बड़ी कंपनी को क्रैक करने के लिए। जनरली लोग मुझसे ये पूछते हैं मेरे लिंक्डइन के इनबॉक्स में कि दीदी, हमने इतनी मेहनत करी लेकिन तब भी हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी कमी मैंने ये देखी कि लोग जब इंटरव्यूअर उनसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है तो वो उसमें गलत आंसर्स देना शुरू कर देते हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि इंटरव्यू में कभी भी गलत आंसर नहीं देना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप पोलाइटली उसे बोल सकते हैं कि सर या मैम, करेंटली आई डू नॉट हैव इक्विप्ड नॉलेज फॉर दिस क्वेश्चन बट आई विल रिसर्च आफ्टर दिस इंटरव्यू। ये 2 प्रो टिप्स अगर आपने मेरी फॉलो कर ली तो यकीन मानिए आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा और आप भी मेरी तरह यहीं खड़े होंगे और सबको बता रहे होंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सुना है कि विजेता वो नहीं जो जीतता है, विजेता वो है जो कभी हार नहीं मानता। तो लगे रहिए और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए। एंड दैट्स माय टाइम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जोशा। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.